नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम सीएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू में, जहां पे हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन विद रैशनल ए। और आज का हमारा एमसीक्यू वीडियो जो है वो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के ऊपर रहेगा। डिफरेंट टाइप के प्रिवेंशन, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इस तरीके के प्रिवेंशन के एग्जाम्पल और क्या होते हैं इन सब के बारे में डिटेल से इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मोड ऑफ द डिजीज प्रिवेंशन एक्सेप्ट। सारे के सारे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मोड ऑफ द डिजीज प्रिवेंशन के बारे में है, एक को छोड़ के। ऑप्शन है कीमोप्रोफाइलैक्सिस फॉर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, personal hygiene and environmental sanitation, uses of condoms and iodization of salt। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। सवाल ने पूछा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मोड ऑफ डिजीज, है ना। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मोड ऑफ द डिजीज प्रिवेंशन क्या होता है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मोड ऑफ द डिजीज प्रिवेंशन होता क्या है? तो एक तरह का ये प्राइमरी लेवल का डिजीज होता है, डिजीज प्रिवेंशन होता है। मतलब जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है वो एक तरीके का प्राइमरी लेवल डिजीज प्रिवेंशन है। नाम यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो प्राइमरी लेवल का डिजीज प्रिवेंशन ही है जहां पे हम क्या करते हैं, मतलब ये प्रोटेक्शन का तरीका हम अप्लाई करते हैं तब जब रिस्क फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है एनवायरमेंट के अंदर, लेकिन डिजीज अभी तक नहीं हुई है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कब काम में लेते हैं? जब एनवायरमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट होता है, रिस्क फैक्टर तो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन डिजीज एब्सेंट होती है। अगर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो, डिजीज एब्सेंट हो, उस समय जो प्रिवेंशन का तरीका हम काम में लेते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कीमोप्रोफाइलैक्सिस फॉर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है कि उस मरीज को मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस हो सकता है, तो उसको हमने कीमो मतलब ड्रग, प्रोफाइलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन, मतलब प्रोटेक्शन के लिए हमने उसको ड्रग शुरू कर दी ताकि उसको मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस हो ही ना। ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कहलाता है। तो इसका मतलब ये एग्जांपल है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का। फॉर एग्जांपल जब कोरोना डिजीज आया तो उस समय हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई शुरू कर दी थी। तो कोरोना का जो है प्रॉब्लम एनवायरमेंट में था, लेकिन मतलब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था, बीमारी नहीं हुई उस इंडिविजुअल को, तो हमने उसको पहले ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दे दी। ये कीमोप्रोफाइलैक्सिस तरीका था। तो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आता है। एक यहाँ पे लिखा हुआ है यूजेज ऑफ कॉन्डोम। डिजीज अभी तक नहीं हुई है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। अगर आप कॉन्डोम यूज नहीं करते तो कहीं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है, या इसके अलावा फिजियोलॉजिकल डिजीज जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी, उसके स्टेबल होने की संभावना होती है। तो कॉन्डोम को यूज करना ये भी एक तरह का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है जो प्रिवेंट करेगा प्रेगनेंसी को, जो प्रिवेंट करेगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस को और प्रेगनेंसी को, इनको प्रिवेंट करता है। तो ये भी एक तरह का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है जहां पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन डिजीज अभी तक नहीं हुई है। आयोडाइजेशन ऑफ साल्ट, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी जिसको आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं, उसको अगर आपको प्रिवेंट करना है, उस डिजीज अभी तक है नहीं लेकिन होने से रोकने के लिए आप रिस्क फैक्टर वहां पे प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है इसलिए आप आयोडीन युक्त नमक दे रहे हैं ताकि डिजीज नहीं हो। तो ये भी एक तरह का कैसा है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। तो ए, सी और डी ये तीनों ही स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर काउंट होंगे। लेकिन पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन जो है ये हेल्थ को प्रमोट करने का मोड ऑफ इंटरवेंशन है, लेकिन ये प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन भी है, लेकिन ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहे हो और एनवायरमेंट को साफ सुथरा रख रहे हो, इससे आप में बीमारियां तो नहीं होगी लेकिन रिस्क फैक्टर यहाँ नहीं है ना। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन का तो टाइप है, लेकिन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में इसको काउंट नहीं करेंगे। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन था इसलिए बी यहाँ पे गलत जवाब है, ए, सी और डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की, और आपको क्लियर होना चाहिए कि बीमारी तो
नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर था वहां पे। जो है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होने की संभावना थी, एसटीडी या प्रेगनेंसी होने की संभावना और आयोडीन डेफिशिएंसी होने की संभावना को मिनिमाइज करने के लिए उन चीजों को हमने काम में लिया। अब यहाँ पे है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का कौन सा है। पहला है एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज। दूसरा लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। तीसरा है एक्शन टेकन टू रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट a disease will ever occur, and last one action that halt the progress of disease। और सवाल ने ये पूछा है कि कौन सा स्पेसिफिक कौन सा प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर आएगा। यहाँ पे प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, वेरी गुड, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही यहाँ पे जवाब दिया है। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है, उसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी सीधी सर डेफिनेशन है प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। मतलब रिस्क फैक्टर जिनकी हम बात कर रहे थे, अभी हमने कहा कि रिस्क फैक्टर तो था और बीमारी नहीं थी, तब तो हमने प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन काम में लिया। यहाँ पे रिस्क फैक्टर ही ना बने, इसके लिए जो हम तरीके काम में लेते हैं उसको हम प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं। हमने यहाँ पे किसको प्रिवेंट कर दिया, इमर्ज होने से, मतलब डेवलप होने से, बनने से। तो किसके डेवलप होने से, बनने से, और रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर को बनने से ही हमने रोक दिया, ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज, इसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। अगर आप डिजीज के ऑनसेट होने से पहले एक्शन लेते हैं, ये कौन सा प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन, इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहेंगे। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है एक्शन टेकन टू रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट द डिजीज विल एवर अकर, एक्शन लेना ताकि बीमारी के होने की पॉसिबिलिटी को ही रिमूव कर देना, ये भी एक तरह का प्राइमरी प्रिवेंशन है। सेम बात है, भले कान इधर से पकड़ो भले उधर से पकड़ो, ए और सी दोनों एक ही तरीके की बातें कर रहे हैं कि कोई भी एक्शन बीमारी के होने से पहले ही ले लेना, बीमारी को रिमूव कर देना, उसको होने ही नहीं देना, ये प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाते हैं। और एक्शन टेकन हाल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, हाल्ट मतलब रोकना, बीमारी की प्रोग्रेस को रोकना, बीमारी तो हो गई लेकिन प्रोग्रेस नहीं होने देना, किसके अंदर काउंट होगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। किसमें काउंट होगा, सेकेंडरी। तो ऑप्शन ए एंड सी इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, डी इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, और हमें किसका पूछा है, प्राइमोर्डियल। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी। ये जो बी ऑप्शन लिखा हुआ है, बी के अंदर जो लिखी हुई लाइन है, ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का एग्जांपल है, तो बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है पेप स्मीयर टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स इन विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है पेप स्मीयर। अब सवाल ने ये पूछा है कि ये जो पेप स्मीयर किया जाता है, ये पेप स्मीयर किस लेवल का प्रिवेंशन है। ऑप्शन देखिएगा, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रिवेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार मल्टीपल टाइम आस्किंग क्वेश्चन है, किस तरीके का प्रिवेंशन है पेप स्मीयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन वो होता है जिसमें हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के तरीके हम काम में लेते हैं। हमारे मोड ऑफ इंटरवेंशन जो होते हैं वो हेल्थ प्रमोशनल और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होते हैं। सेकेंडरी लेवल के प्रिवेंशन में हम अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, और टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर हम डिजीज को लिमिटेड करके रिहेबिलिटेशन करते हैं, मतलब डिसेबिलिटी को लिमिट करते हैं और रिहेबिलिटेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम पेप स्मीयर काम में लेते हैं, डिटेक्शन ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स लिखा हुआ है। तो डिटेक्शन ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, डिटेक्शन का मतलब डायग्नोसिस से संबंधित है। तो एक टेस्ट है जो सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए काम में लिया जाता है, इसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग। और जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होएगा वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा, तो इट इज ए टाइप ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आएगा, हेल्थ को प्रमोट करने और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के तरीके आते हैं, और सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अर्ली डायग्नोसिस आएगा, अर्ली डायग्नोसिस। और जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं वो अर्ली डायग्नोसिस का हिस्सा होते हैं। तो स्क्रीनिंग करना, अर्ली डायग्नोसिस करना और पता लगाना सर्वाइकल कार्सिनोमा का डिटेक्शन करना, इसके लिए पेप स्मीयर टेस्ट किया जाता है। इसलिए पेप स्मीयर इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, इट्स नॉट एग्जांपल ऑफ प्राइमोर्डियल, प्राइमरी और टर्सरी। तो ए, बी और डी यहाँ पे खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन।
नेक्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी का प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? लो फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, हाई प्रोटीन इंटेक। अगर आपको किसी मरीज में ओबेसिटी को प्रिवेंट करना है तो उसका प्राइमरी प्रिवेंशन क्या रहेगा? इनमें से ऑप्शन लिखे हुए लो फाइबर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई प्रोटीन इंटेक। बहुत बढ़िया, हाई फाइबर डाइट। अगर आप किसी मरीज में हाई फाइबर डाइट दोगे, रफेज डाइट दोगे, है ना, सैलेड्स वगैरह ज्यादा इंटेक कराओगे, रोटी कम कर दोगे, फाइबर ज्यादा दोगे, तो फाइबर जो है एक तो फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, कार्ब का इंटेक कम हो जाता है और उससे जो है ओबेसिटी ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। तो किसी भी मरीज में ओबेसिटी है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, ओबेसिटी है तो मतलब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और उसको बीमारी होने की संभावना, क्योंकि ओबेसिटी कई सारी बीमारियों के कारण बनते हैं, लाइक हाइपरटेंशन और कार्डियक डिजीज, कई तरह की कार्डियक डिजीज और हाइपरलिपिडीमिया और ऐसे बहुत सारी डिजीज के कारण बनती है ओबेसिटी। तो आपको ओबेसिटी से बीमारी को होने से रोकने के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन का तरीका काम में लेता है ओबेसिटी को रिड्यूस करना, और उसके लिए हाई फाइबर डाइट जो है वो आपकी क्या करेगा? मदद करेगा। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इन सीएडी। सीएडी इज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो हार्ट की एक डिजीज है, कोरोनरी हार्ट डिजीज भी कहते हैं इसको, उसमें उसका प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कौन सा है? एक्सरसाइज इन हाई रिस्क एरिया, बीपी मॉनिटरिंग, साल्ट रेस्ट्रिक्शन और स्टेटिन्स। विच इज द करेक्ट वन? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन बताना आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। पहला लिखा हुआ है एक्सरसाइज इन हाई रिस्क एरिया। अगर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और आप वहां पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये कैसा प्रिवेंशन है? प्राइमरी। ये कौन सा हो गया? प्राइमरी। बीमारी नहीं हुई है और रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमोर्डियल नहीं हो सकता। बीपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप, ये भी एक तरह का प्राइमरी प्रिवेंशन है। बीपी मॉनिटरिंग हमेशा प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है, ये प्राइमोर्डियल नहीं है। आप किसी मरीज का ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं, ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना जो है वो किसी भी इंडिविजुअल में आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं तो ये एक तरीके का प्रिवेंशन का तरीका तो है, लेकिन ये किसमें नहीं आएगा? ये आपके इसमें प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर काउंट नहीं होएगा। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग प्राइमरी भी नहीं, सॉरी, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। किसमें आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन में। सेकेंडरी, है ना, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। एक्सरसाइज इन हाई रिस्क एरिया प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। और अगर आप किसी मरीज को स्टेटिन्स दे रहे हो तो ये एक ड्रग है, मेडिकेशन है, और ट्रीटमेंट या ड्रग जिसमें देते हैं वो कौन सा प्रिवेंशन है? सेकेंडरी। तो ऑप्शन ए, बी और डी, इसमें ए इज द प्राइमरी, बी और डी जो है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के एग्जांपल है। साल्ट का रेस्ट्रिक्शन कर दिया आपने, साल्ट का रेस्ट्रिक्शन कर दिया तो रिस्क फैक्टर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, रिस्क फैक्टर है साल्ट खुद, और जो रिस्क फैक्टर है, जो रिस्क फैक्टर डेवलप करेगा उसी को रोक दिया आपने। ये तरीका प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का होता है। तो कोई भी मरीज जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का है, उस मरीज के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो अगर है, लेकिन अगर वो साल्ट का इंटेक करेगा तो उसको हाइपरटेंशन होगा, तो उसकी सीएडी जो है वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो अभी हाइपरटेंशन भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, रिस्क फैक्टर भी नहीं प्रेजेंट है, और उसी को होने से रोकने का ही तरीका हमने काम में ले लिया, ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी, कि आपने साल्ट को रेस्ट्रिक्ट किया तो एक रिस्क फैक्टर को ही रोक दिया, तो बीमारी के होने की संभावना ही रोक दी, तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम होने से ही रुक गई। ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाता है। तो सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन। कौन सा प्राइमरी प्रिवेंशन है? कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे मैरिज काउंसलिंग, पेप स्मीयर, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन BSE, एंड इम्यूनाइजेशन। ये 4 एग्जांपल दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से प्राइमरी प्रिवेंशन कौन सा है। 4 में से प्राइमरी प्रिवेंशन कौन सा है? मैरिज काउंसलिंग, पेप स्मीयर, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और इम्यूनाइजेशन। प्राइमरी प्रिवेंशन कौन सा है? बहुत बढ़िया, कई सारे लोगों ने जवाब दिया इम्यूनाइजेशन, जो कि बिल्कुल करेक्ट जवाब है। कई लोगों ने जवाब दिया मैरिज काउंसलिंग। दिया? नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप इम्यूनाइजेशन तो सुन रखा पर मैरिज काउंसलिंग नहीं सुना है। पर मैरिज काउंसलिंग इज आल्सो कम्स अंडर प्राइमरी प्रिवेंशन। तो यहाँ पे ए और डी दोनों ही जवाब है। बोथ आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, एंड बी और सी
बोथ आर द एग्जांपल ऑफ, बहुत बढ़िया, सेकेंडरी प्रिवेंशन। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, पेप स्मीयर और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। इम्यूनाइजेशन और मैराइटल काउंसलिंग प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो मैराइटल काउंसलिंग और इम्यूनाइजेशन दोनों ही प्राइमरी प्रिवेंशन के एग्जाम्पल है। पेप स्मीयर और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन दोनों ही सेकेंडरी प्रिवेंशन के एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर जो है वो दोनों ही है, बोथ ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस जो है एक चाइल्ड के अंदर काम में लेते हैं, तो ये किस तरीके का प्रिवेंशन है? हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। हमने अभी पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और हमने पढ़ा कि विटामिन ए आप काम में ले रहे हो, तो विटामिन ए आप काम में ले रहे हो किसी भी चाइल्ड के अंदर, तो ये किस तरीके का प्रोटेक्शन है? तो अगर कोई बच्चे में विटामिन ए दे रहे हो तो वहां पे बीमारी तो नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर कौन है? बच्चा खुद, और उसमें विटामिन ए की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी। तो जब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है और बीमारी नहीं होती है, तो उस तरीके के अंदर जो भी आप चीज काम में ले रहे हो एज ए प्रोफाइलैक्सिस, लाइक कीमो प्रोफाइलैक्सिस हमने पढ़ा, वो सब के सब किस में काउंट होंगे? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर। बहुत बढ़िया, कई सारे लोगों ने सही जवाब दिया कि सर ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी खोटा जवाब है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है वो विटामिन ए जब हम काम में लेते हैं, विटामिन ए को जब हम काम में लेते हैं बच्चों के अंदर 9 मंथ से शुरुआत करते हैं और 5 साल तक देते हैं, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर काउंट होगा। बी इज द करेक्ट वन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। प्राइमरी प्रिवेंशन का ही एक टाइप है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन इज, विटामिन ए आपने दिया वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया। अब आप बच्चों में इम्यूनाइजेशन करते हैं, मान लो आपने मीजल्स का वैक्सीन दिया, आपने बीसीजी का वैक्सीन दिया, तो जितने भी इम्यूनाइजेशन वैक्सीन वगैरह जो आप काम में लेते हैं वो कौन सा प्रिवेंशन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, डिसेबिलिटी लिमिटेशन। बहुत अच्छे। इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन जितने भी होते हैं वहां पे बीमारी को होने से रोकने के मेजर्स है वो, तो ये कौन से तरीके हैं? सारे प्राइमरी प्रिवेंशन। हमने बोला प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आता है? हेल्थ को प्रमोट करना, और जो भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं वो सब प्राइमरी प्रिवेंशन है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा इम्यूनाइजेशन, जो कि हेल्थ को क्या कर रहा है? प्रमोट करने का काम कर रहा है। तो इट्स ए टाइप ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। तो ए इज द करेक्ट वन, बी, सी और डी जो है वो खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है टारगेट ग्रुप इन सेकेंडरी प्रिवेंशन। हमारा जो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है उस सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर टारगेट ग्रुप कौन सा है आपका? कौन टारगेट होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में? हेल्दी इंडिविजुअल, पेशेंट्स, एनिमल्स, चिल्ड्रन। सेकेंडरी ग्रुप के अंदर, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर टारगेट ग्रुप, बहुत अच्छे। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन। और किसको करोगे? हेल्दी इंडिविजुअल को नहीं, पेशेंट को। यस, जिसको बीमारी है उसी को करेंगे, और जिसको बीमारी होती है उसको पेशेंट कहते हैं। एनिमल और चिल्ड्रन नहीं, जिसको बीमारी है वो इंसान हो सकता है, एनिमल हो सकता, कोई भी हो सकता है। जिसको बीमारी है, जिसको बीमारी है उसी को अर्ली डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट करके बीमारी को वर्स्ट होने से रोकना सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। तो पेशेंट इज द टारगेट ऑफ ग्रुप इन द सेकेंडरी प्रिवेंशन। चिल्ड्रन ओबेसिटी प्रिवेंशन इज ए टाइप ऑफ, चिल्ड्रन में ओबेसिटी प्रिवेंट करना है आपको। चिल्ड्रन के अंदर आप क्या प्रिवेंट कर रहे हो? ओबेसिटी। और उसके लिए आपने क्या दिया? हाई फाइबर डाइट दिया, अभी हमने बात की। तो आप ये ओबेसिटी जो प्रिवेंट कर रहे हो हाई फाइबर डे के, ये कौन सा प्रिवेंशन है? प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। देखो प्राइमोडियल उसको कहते हैं जहां पे रिस्क फैक्टर भी नहीं है, इसलिए यहां तो रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी, और उसको आप प्रिवेंट कर रहे होती है, प्राइमोडियल तो हो नहीं सकता, तो पीछे, और बीमारी अभी तक हुई नहीं है, तो सेकेंडरी टर्सरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये किस तरीके का प्रिवेंशन हो गया? प्राइमरी प्रिवेंशन। अभी तक रिस्क फैक्टर ही नहीं है और बीमारी भी नहीं हुई है, तो इसलिए ये ना तो प्राइमोडियल होगा, ना सेकेंडरी होगा, ना टर्सरी होगा। तब हमारे सामने एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन कौन सा है? प्राइमरी प्रिवेंशन। चिल्ड्रन जिनमें ओबेसिटी को आप प्रिवेंट करना चाहते हो, ये किस तरीके का ओबेसिटी जो है उसमें प्रिवेंशन का कौन सा टाइप है? ये प्राइमरी प्रिवेंशन का तरीका रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए?
करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए? सॉरी, ओबेसिटी है नहीं, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन को वापस थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है चाइल्डहुड ओबेसिटी प्रिवेंशन, है ना, थोड़ा अपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। ओबेसिटी है नहीं, ओबेसिटी को ही प्रिवेंट करना है, चाइल्डहुड ओबेसिटी को प्रिवेंट कर रहे हो आप। दैट मीन्स कि वहां पे आप रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट कर रहे हो। अगर ओबेसिटी होती और उसको आप ठीक करने के लिए हाई फाइबर डाइट देते, तब तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन होता। ये प्राइमरी नहीं होगा, फिर ये क्या होगा? प्राइमोडियल, है ना। इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ पे क्या डेवलप होने से प्रिवेंट कर रहे हो? आप रिस्क फैक्टर को ही रोक रहे हो, रिस्क फैक्टर ही डेवलप नहीं होने दे रहे हो। रिस्क फैक्टर है नहीं, उसको भी प्रोडक्ट नहीं होने, आप चाइल्डहुड ओबेसिटी को प्रिवेंट करना चाहते हो। और अगर आप चाइल्डहुड ओबेसिटी को रोकना चाह रहे हो, इसका मतलब ये कौन सा प्रिवेंशन हो गया? प्राइमोडियल प्रिवेंशन। आप ओबेसिटी नहीं होने दे रहे हो, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, बी सी और डी गलत जवाब है। इट्स नॉट ए प्राइमरी प्रिवेंशन, इट्स प्राइमोडियल प्रिवेंशन। आप चाइल्डहुड ओबेसिटी नहीं होने दे रहे हो, तो ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन? ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग करना कौन से तरीके के प्रिवेंशन के अंदर आएगा? बहुत अच्छे, अभी हमने पढ़ा था एक लास्ट वीडियो क्वेश्चन के अंदर। तो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना, इसका मतलब ये एक डायग्नोसिस का पार्ट होता है, स्क्रीनिंग का पार्ट होता है। वाइटल्स हम चेक करते हैं किस किस मरीज में करते हैं? जिनमें हम बीमारी का पता लगवाना चाहते हैं। कोई भी आदमी कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है, तभी हम उसको पता लगाने के लिए वाइटल्स चेक करते हैं। तो इट्स ए टाइप ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इज कम्स अंडर दी सेकेंडरी प्रिवेंशन। ये किसके अंदर काउंट होगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा, है ना। डायग्नोसिस करने के पर्पस से हम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं, तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कम्स अंडर प्राइमरी प्रिवेंशन एक्सेप्ट वन। सारे ही प्राइमरी प्रिवेंशन के अंडर आते हैं, एक को छोड़ के। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है पेप स्मीयर। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे आपको हेलमेट्स, हेलमेट पहनना। थर्ड ऑप्शन है कॉन्ट्रासेप्शन, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे वैक्सीन। आपको ये बताना है कि सारे ही प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएंगे, एक को छोड़ के। तो वो कौन सा है जो प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं आएगा? विच इज द करेक्ट वन? पेप स्मीयर, हेलमेट्स, कॉन्ट्रासेप्शन और वैक्सीन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, अभी हमने पढ़ा है और बिल्कुल सब लोगों ने सही जवाब दिया है कि सर पेप स्मीयर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो कि किस में आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। किस में आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन में, ये सेकेंडरी में आएगा। हेलमेट पहनना एक्सीडेंट से रोकता है, कॉन्ट्रासेप्शन प्रेगनेंसी होने से रोकता है, वैक्सीन कई सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है बच्चों को। तो सब जगह रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, लेकिन बीमारी नहीं है, ये तो आएंगे सेकंड प्राइमरी प्रिवेंशन में। और पेप स्मीयर जो है, वहां पे डायग्नोसिस कर रहे हैं हम सर्वाइकल कैंसर को, तो ये है सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, बी सी और डी जो है वो खोटे जवाब है। नेक्स्ट है पेशेंट इज ऑन साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी पे मरीज, किस तरीके का प्रिवेंशन है? प्राइमरी, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? कोई भी मरीज जो साइकोथेरेपी के ऊपर है, ये किस तरीके का प्रिवेंशन है? थेरेपी है तो क्या है? ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट है तो क्या है? सेकेंडरी। बहुत सिंपल है कि नहीं है? इतना सोचने का नहीं है अपने को। थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, आप दिमाग का ट्रीटमेंट कर रहे हो। साइकोथेरेपी किसमें काम में लेते हैं? जब कोई साइकोलॉजिकल एलिमेंट होते हैं, तो आप इलाज कर रहे हो। और इलाज किसके अंदर आता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। तो साइकोथेरेपी इज आल्सो ए टाइप ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, पेप स्मीयर इज ए टाइप ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। ये सब सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएंगे। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टर्सरी प्रिवेंशन। कौन सा टर्सरी प्रिवेंशन का एग्जांपल है? नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, उसमें आपको ये बताना है टर्सरी प्रिवेंशन का एग्जांपल कौन सा रहेगा यहाँ पे। वैक्सीनेशन, इट्स टर्सरी प्रिवेंशन? नॉट, इट्स प्राइमरी प्रिवेंशन। इमीडिएट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इट्स सेकेंडरी प्रिवेंशन। बहुत बढ़िया। रिहेबिलिटेशन, यस इट इज द टर्सरी प्रिवेंशन। एंड हेल्थ एजुकेशन कम्स अंडर प्राइमोडियल और प्राइमरी प्रिवेंशन, है ना। तो रिहेबिलिटेशन जो है वो किसके अंदर आएगा? टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। डिसेबिलिटी को रोकना और मरीज को रिहेबिलिटेट करना, ये टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। वैक्सीन प्राइमरी, हेल्थ एजुकेशन प्राइमरी और प्राइमोडियल, और इमीडिएट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो है वो आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे
होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें कि आपको टाइप ऑफ प्रिवेंशन के एमसीक्यू जो है वो किस तरीके के लगे। और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि भगवान कृष्ण के उस वाक्य को हम सार्थक कर सकें कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो सारथी बन के आप कई सारे लोगों की इनडायरेक्टली मदद कर सकते हैं, करके देखिएगा, अच्छा लगता है। तो मिलेंगे दोबारा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। ये सारे थे टाइप ऑफ प्रिवेंशन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बनाइएगा ताकि हर एक क्वेश्चन को आप सही कर सको। और फिर से एक नया वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।